नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग अगर लगातार बात करते हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात करते हैं, तो एनटीपीसी का भैया सिटी इंटीमेशन आ गया है। अभी 5 और 6 जून वालों का सिटी इंटीमेशन दिखा रहा है। बाकी जिनका एग्जाम बाद में होगा उनकी सिटी अभी क्लियर नहीं आ रही है, अभी दिखा नहीं रहा है, तो आप लोग इसमें परेशान ना होइएगा भैया। यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर टॉप आप 50 क्वेश्चन अगर यहाँ पे बात करते हैं, इन प्रश्नों को आप करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाएगा केवल एक ही वीडियो से। मैं गारंटी के तौर पे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इन वीडियो को आप देख करके अपना यहाँ पर एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हालांकि जितना साइंस का वेटेज होगा, साइंस के वेटेज में बहुत सारा वीडियो ना देख करके चुनिंदे कुछ वीडियो देखिए जिससे आपको प्रॉफिट हो सके, जिससे लाभ मिल सके। इन प्रश्नों की बात करते हैं भैया। ये पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है। अब ये प्रश्न जो है कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। ध्वनि की चाल क्या होगी? तो भैया ध्यान से देखिए, फार्मूला होता है V बराबर n इंटू लैम्डा, जहां n क्या है? आवृत्ति है, और लैम्डा का मतलब है तरंग दैर्ध्य। तो कितना हो जाएगा यहाँ से भैया? 5 चौक 20, 200 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भैया यहाँ से आंसर दे सकते हैं 200 मीटर प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भैया? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों का संचार सबसे ज्यादा कौन से माध्यम में होता है? ठोस माध्यम में होता है। ठीक है ना, ठोस में सबसे अधिक ट्रेवल करती हैं, यहाँ पे बात करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। भाई कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए, संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे भैया संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है? संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है ना, संवेग बराबर क्या होता है भैया? फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणित वेग। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। देखिए गतिज ऊर्जा आपका परिवर्तन तब होगा जब या तो द्रव्यमान में आप परिवर्तन करें या तो वेग में परिवर्तन करें, तब गतिज ऊर्जा का मान परिवर्तित होगा, नहीं तो गतिज ऊर्जा का मान परिवर्तित नहीं होगा। भैया यहाँ से संवेग की बात खत्म है। ठीक है ना, यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा होगा भैया? राइट आंसर आपका जो पहले ऊर्जा थी वही ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि ना तो द्रव्यमान में चेंजिंग हो रहा है ना तो इसके वेग में कोई भी परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए अंतरिक्ष यात्री को, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान के बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है? देखिए जब भी आप अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है ना, अपना यहाँ पे वायुमंडल से ऊपर जैसे जाते हैं वैसे आपको अंतरिक्ष का अंतरिक्ष में रहेंगे तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा भैया? ब्लैक दिखाई देगा। कैसा दिखेगा भाई? काला दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है भैया? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना में समझा चुका हूं। जैसे मान लीजिए कि जब यहाँ से प्रकाश आता है, सूर्य से भैया प्रकाश आता है, वायुमंडल में धूल के कण गैस के कणों से टकराता है, तो जब टकराएगा तो नीले रंग का विक्षेप ज्यादा हो जाता है, तब नीला रंग ही चारों ओर यहाँ पे फैल जाता है, तो आकाश का रंग नीला ही दिखाई देता है। समझ में आया भाई? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब ध्यान से दिखे, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर की खोज करी थी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नरेंद्र सिंह कृपाणी। ठीक है ना भैया, याद रखना नरेंद्र सिंह कृपाणी। ठीक है ना, अरे नरेंद्र सिंह कृपाणी कह सकते हैं। और इन्होंने खोजा था ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है इस तरीके से, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके से एक फाइबर पाइप है, इसमें से जब रेडिएशन चलता है तो इस तरीके से ऐसे चलता है, गति करता है, तो भैया क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी घटना पर आधारित है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। हालांकि इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल या बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा ताकि आपका कोई नुकसान ना हो भैया इसमें। ठीक है ना, आप अच्छे से पढ़ पाए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए।
एक साधारण लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यहाँ पर जो लोलक है, लोलक, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके का एक पेंडुलम होता है। जो पेंडुलम होगा यहाँ पे पेंडुलम अपनी स्थिति के चारों ओर इधर उधर गति करता है, तो लोलक की लंबाई पर तो डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे तो निर्भर करता है, लोलक के आयाम पर निर्भर करता है, लेकिन किस पे निर्भर नहीं करता भैया, तो लोलक के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। अगर कह रहा है कि लोलक का आवर्तकाल जो समय होगा ना, समय इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आप लोग करेक्ट आंसर बता लेंगे भैया, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग तो नहीं करते हैं भैया, इन्वर्टर की बात करते हैं तो ये डीसी करंट देता है लेकिन कन्वर्ट नहीं करता है। यहाँ पे बात करेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है भैया वो अल्टरनेटिंग करंट को ये चेंज करता है किसमें, डीसी में करंट यहाँ पे परिवर्तित कर देता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रेक्टिफायर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। कर एक व्यक्ति 2 मीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इस दोष को क्या कहेंगे। 2 मीटर से कम की दूरी पर, 2 मीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, मतलब कि निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। अच्छा, दूर की वस्तु देख पा रहा है, जब निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, दूर की वस्तु को देख पा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा दोष हो जाएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उल्टा है, निकट की वस्तु को स्पष्ट देखेगा और दूर की नहीं देख पाएगा। ठीक है ना, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है भैया, निकट, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु जो है, यहाँ से दूर की वस्तु, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं। और जरा दृष्टि दोष की बात करते हैं तो ये बुढ़ापे में होता है, ना तो इसमें स्पष्ट रूप से निकट की वस्तु दिखती है ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। ये कब होता है भैया, बुढ़ापे में होती है। कब होती है, बुढ़ापे में होती है। समझ में आया। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा भैया मेरे, अर्थात निकट की वस्तु नहीं दिख रही है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बन जाएगा कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। चलो भाई, अब यहाँ पर कहेंगे सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य में जो एनर्जी आती है वो उसका प्रमुख सोर्स क्या है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और रासायनिक अपक्रिया, गुरुत्वाकर्षण, संकुचन। भैया यहाँ पर अगर बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। उसमें सूर्य में कौन सी क्रिया होती है भैया, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जिसके आधार पर सूर्य में एनर्जी यहाँ पे निकलती है, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। नाभिकीय विखंडन जो कि परमाणु बम पे आधारित होता है, ठीक है ना, परमाणु बम की बात करते हैं तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पे आधारित होता है। हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, हाइड्रोजन बम की भैया, तो हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम की बात करें अगर, तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर पाएंगे। कर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, अर्थात अक्रिय गैस नहीं है। तो कौन सा नहीं है भैया, अक्रिय गैस की बात करें हम तो हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया और रेडान। ये सभी कैसी गैसें हैं भैया, अक्रिय गैसें हैं। तब नियान अक्रिय गैस है, आर्गन अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन, क्लोरीन जो है, क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है अक्रिय गैस नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। करें, किस अम्ल को रसायनों का राजा या अम्लों का राजा भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, रसायनों का राजा या अम्लों का राजा, ठीक है ना, किंग ऑफ एसिड इसे कहा जाता है। तो क्या बताएंगे, देखिए इसे रसायनों का राजा क्यों कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा, जब भी कोई भी उपकरण लेगा, बर्नर यहाँ पे कोई गोलपेंदी वाला फ्लास्क लेगा या कोई ट्यूब लेगा, तो जाकर के पहले उसमें क्या करते हैं, 1-2 बूंद यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालते हैं, डाल करके पहले उसे साफ करते हैं, घोलते हैं, साफ करेंगे, साफ करने के बाद तब जाकर के जब सूख जाएगा तब एक्सपेरिमेंट करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है भैया, HNO3, ठीक है ना।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है भैया H2SO4, एसिटिक अम्ल जो होता है CH3COOH, ठीक है ना। यहाँ पे एसिटिक अम्ल अर्थात इसे सिरका भी कहते हैं। तो रसायनों का राजा किसे कहते हैं भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा H2SO4, ठीक है ना। H2SO4 यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मैं बेहतर कंटेंट दूंगा, ये मेरा दावा है भाई, ठीक है ना। आप लोग इसे हो सके तो पढ़ने के बाद इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्लास को लाइक कर सकते हैं, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। इसको पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट मिलेगा। हम गारंटी के तौर पे कह रहे हैं कि आपको निश्चित रूप से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर इस क्लास से देखने को मिल जाएंगे। भैया कह रहा है जंग, रस्टिंग, जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है भैया, लोहे का वजन बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखिए सिंपल सी बात है, जब जो आयरन होता है भैया, लोहा जो होता है, लोहे पर ऑक्सीजन की क्या चढ़ती है, परत, ऑक्सीजन की परत चढ़ना मतलब जंग लगना। तो वहां पर क्या होता है, उसका पहले उसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब लोहे पर जंग लगता है तो ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है भैया, तो लोहे पर जब जंग लगेगा तो उसका वेट बढ़ जाता है। याद रखेगा, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि वेट घट जाएगा, क्योंकि मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाएगा तो लोहा कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से उसका वजन घट जाएगा। नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है, आपका राइट आंसर है बढ़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, हम लोग कह रहे हैं पानी, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मेरा लक्ष्य है कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराएं, ठीक है ना। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, केवल उनके व्यू चाहिए, केवल लाइक चाहिए, और आपका समय मूल्यवान नहीं उनके लिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl, भैया NaCl साधारण नमक है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका फार्मूला होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, संगमरमर के नाम से जानते हैं भैया, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे बात करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, खाने वाला सोडा, ठीक है ना, खाने वाला सोडा कह सकते हैं। खाने वाले सोडा का फार्मूला है, ठीक है ना, खाने वाला सोडा। ये ब्लीचिंग पाउडर है। तब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, आपने देखा होगा कि जैसे पहले लोग कुआं का पानी पीते थे, अब जगह जगह नल आ गया है, नल से पानी पी रहे हैं, लेकिन कुआं का पानी पहले खुला वातावरण में रहता था। जब कुआं का पानी में कीड़े पड़ जाते थे तो लोग क्या करते थे, वहां पे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर डालते थे, है ना भाई। जब उसमें कीड़े पड़ जाते थे तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते थे, और यहाँ पे कीड़े जो थे, बैक्टीरिया जो होती थी, मर जाती थी। क्यों मर जाते थे वो लोग, क्योंकि उसमें कौन सी गैस रहती थी, क्लोरीन। क्लोरीन गैस की गंध के कारण वो मर जाते थे। और यहाँ पर भैया सोडियम क्लोराइड, आपको साधारण नमक यहाँ पे पता है, साधारण नमक में यहाँ पर क्या मिलाया जाता है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, घेघा रोग होता है, ग्वाइटर रोग बोल सकते हैं, या गलगंड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भैया, गलगंड कहते हैं इसे। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ से गलगंड हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। विटामिन की बात करते हैं तो जल में, देखिए जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो दो ही हैं, बी और सी, ठीक है ना। यहाँ पे बी और सी, बाकी सब विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। जैसे ए, डी, ई, के की बात करते हैं, यहाँ पे ये सब किस में घुलनशील होते हैं भैया मेरे, वसा में घुलनशील होते हैं। और ये दोनों किस में घुलनशील होते हैं, जल में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, एस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एस्कर्वी रोग होता है। और इसका लक्षण क्या है, मसूड़ों में खून आना। लक्षण की बात करते हैं भैया, किसमें खून आना, मसूड़ों में खून आना, ठीक है ना, मसूड़ों में ब्लड आना, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनल, अर्थात विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है भैया, रतौंधी रोग होता है। और बात करेंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। कौन सा रोग होता है भैया, रिकेट्स रोग होता है।
और विटामिन डी की कमी पूरी होती है किससे? सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से पूरी होती है। अब यहाँ से भाई भैया अब देखिए यहाँ से बात करूंगा मैं, विटामिन ई की बात करें, ठीक है ना। यहाँ से विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ई लोग विटामिन ई की कैप्सूल आती है उसे भी लोग खाते हैं। विटामिन ई को मेंटेन करने के लिए अंकुरित अनाज लोग खाते हैं, जिससे यहाँ पर चेहरे में निखार और बालों में निखार ज्यादा होता है। तो विटामिन ई यहाँ से आपके शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो आपके शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया बताइए, क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहते हैं भैया? लाइसोसोम कहते हैं यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा। चलिए भाई कह रहा है कि डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था या प्रस्तावित किया था? इस तरीके से डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल इस तरीके से तैयार किया गया था भाई, ठीक है ना। डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल तैयार किया गया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कोशिका की बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से रॉबर्ट हुक की बात जब आती है कोशिका की खोज के बारे में, ठीक है ना, तो रॉबर्ट हुक के बारे में याद रखना। कह रहे मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? देखिए स्टेपिज जो होती है ये कान में पाई जाती है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। फीमर जो होती है वो जांग में पाई जाती है भैया, जांग, ठीक है ना, जांग में होती है जो कि यहाँ से लेकर के नीचे तक जुड़ी होती है। टिबिया घुटनों में होती है। ह्यूमरस जो है ब्रेन, यहाँ पे फीमर की बात करते हैं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी है भैया? फीमर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फीमर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पे। कह रहा है ना किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो, ठीक है ना, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे भैया? किस, हाँ यहाँ से देखिएगा बात करेंगे किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो क्या बताएंगे भैया? यहाँ से आपकी बात करते हैं तो एड्रेनालिन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। समझ में आया? चलिए यहाँ पे थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन जो होता है ये सब इसके बारे में याद रख। तो कह रहा है किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है भैया? देखिए बात यह है कि बहुत पुराने समय में यहाँ पर आप लोग नाम सुनते होंगे प्लेग, जो कि चूहों से उत्पन्न होने वाली बीमारी थी, ठीक है ना। ये इतना भयंकर तांडव मचाई थी, ठीक है ना, चूहों से उत्पन्न होने वाली कोविड से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी आई थी जो कि प्लेग, ठीक है ना। प्लेग की बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे जो यहाँ पर प्लेग है वो चूहों से होने वाली बीमारी थी और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, तो इसे काली मौत के नाम से जाना जाता है। और इसका किससे क्या नाम देते हैं? इसको प्लेग नाम देते हैं। और किससे उत्पन्न होने वाली बीमारी है? चूहों से, ठीक है ना, ये चूहों से उत्पन्न होने वाली बीमारी थी। चलिए कह रहा किस प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? देखो भाई समुद्री जल, जैसे मान लीजिए कि समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तब समुद्र का जो खारा वाला पानी होता है, लवण युक्त जल जो होता है वो जा करके आसपास यहाँ पे लोग क्यारियां बनाते हैं, खेत वगैरह बनाते हैं और ये पानी जा करके उसमें आ जाता है। तो इसमें पानी ढेर दिनों तक भरा रहता है और जब धूप आती है तब वाष्पीकरण के कारण जल का वाष्पीकरण हो जाता है और नमक उसमें बचा रह जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इवेपोरेशन हो जाएगा भाई। करेक्ट आंसर आपका वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है ना भैया। कह रहे ग्रीन हाउस गैसों में से पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आप लोग बताएंगे। देखिए ये चारों सब ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ही आती हैं। तो आप याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी में कौन पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल मुख्यतः किसकी बनी होती है? आप लोग बताएंगे।
पेप्टिडो ग्लाइकन से बना होता है या काइटिन से बना होता है या सेलुलोज से बना होता है? जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, अर्थात कोशिका की जो दीवारें होती हैं वो किसकी बनी होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? क्या आंसर देंगे? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया मेरे? सेलुलोज की बनी होती है। हम लोग यहाँ से अगले सवाल पे आ जाते हैं। कह रहे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर। यकृत हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थायराइड जो ग्रंथि होती है वो गले में होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। करे कौन सा विटामिन रक्त के थक्के ब्लड क्लोटिंग जमने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? विटामिन के। कौन बनाता भैया? विटामिन के बनाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कह रहा है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थ का संश्लेषित करते हैं। देखिए प्रकाश जो होता है भैया, प्रकाश जो होगा यहाँ पे आता, जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? ग्लूकोज बनाते हैं। और कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। तो यहाँ से कह रहा है कि क्या संश्लेषित करते हैं? तो क्या बनाते हैं भैया? ग्लूकोज बनाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ग्लूकोज के माध्यम से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज बनाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई? कर लोगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। सही है। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा हृदय के किस कक्ष में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो बताएंगे। दायां अलिंद हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा। यहाँ से बायां, यहाँ से भैया बात करेंगे तो बायां अलिंद आपका लेफ्ट, ठीक है ना। चलिए एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से कह रहा है कि बायां अलिंद हो जाएगा, ठीक है, सही है। बायां अलिंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण नहीं होती है? जीवाणुओं के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है? हैजा, टाइफाइड हो गया, खसरा हो गया, तपेदिक हो गया। अगर यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहा है डीएनए के हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल की रचना की खोज किसने की थी? तो क्या बताएंगे आप लोग? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे हैं एक ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है? एक ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? कॉपर हानि को कम पहुंचने के लिए, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, भंवर धाराओं से होने वाली हानि को कम करने के लिए। जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर सी है, ठीक है ना। ये जो ट्रांसफार्मर होता है भैया, ट्रांसफार्मर में इस तरीके से पटलित क्रोडे बना करके लगाई जाती हैं, क्रोडे लगाई जाती हैं, ताकि यहाँ पर जब ये पटलित क्रोडे रहेंगी तो उसमें ऊर्जा हानि अर्थात कम होगी, भंवर धारा कम बनेगी, जिससे ऊर्जा हानि कम होगी। तो यहाँ पे कारण भंवर धाराओं से होने वाली हानि को कम करने के लिए। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा भैया मेरे? सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर। देखिए भाई मेरे यहाँ पे साबुन का बुलबुला है, आज साबुन के बुलबुला को हम क्या दे दें? आवेश दे दें। अगर आवेश दे देते हैं, साबुन के बुलबुले को आप आवेश देते हैं, तो साबुन का बुलबुला जो होता है ना वो बढ़ेगा, इस तरीके से उसकी रेडियस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ में आया? साबुन जब आप लोग घोलते हैं तो साबुन का बुलबुला जो होता है उसको अगर आवेशित करेंगे ना, तब यहाँ पे साबुन का बुलबुला फैलेगा। जब फैलेगा तो भैया उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? हाँ, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है, ठीक है ना। कह रहा है क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होता है? सब लोग जानते हैं अपवर्तन कोण के लिए वो कितना डिग्री होता है भैया? 90 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आया भाई मेरे? चलिए
क्या यहाँ से? ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? भैया उभयधर्मी ऑक्साइड एल्यूमिनियम, यहाँ पे इस Al2O3 को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। हालांकि जब भी यहाँ पर बात कीजिएगा, धातुओं के ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होते हैं भैया? क्षारीय प्रकृति के, ठीक है ना। कौन से प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये भी कौन से प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है, क्योंकि धातु का ऑक्साइड है। और ये कौन से प्रकृति का है भैया? उभयधर्मी है, ठीक है ना, उभयधर्मी है। तो आपका उभयधर्मी करेक्ट आंसर Al2O3 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहा है संक्षारण एक प्रक्रिया है। संक्षारण एक प्रक्रिया है, विस्थापन, ठीक है ना, अपचयन, उदासीनीकरण। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा भैया। राइट आंसर आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूं ताकि अभी परीक्षा एकदम खोपड़ी पे है भाई, एकदम नजदीक में है। आप लोगों का कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन में करा सकूं, ऐसा हम चाहते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट करके पतली चादरों में बदला जा सकता है, क्या कहलाएंगे? ठीक है ना। यहाँ पे चालकता तो नहीं कहेंगे, तन्यता मतलब खींच करके लंबा कर देना। ध्वनिक, यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करना नहीं होता है, आघात वर्धनी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे? आघात वर्धनीयता बोलेंगे। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट करके पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है, तो आप करेक्ट आंसर क्या देंगे भाई मेरे? आघात वर्धनीयता देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे 38वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बहुत कम समय में। देखिए मैंने यहाँ पर वादा किया है कि कम समय में आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व कौन सा नहीं है भैया? देखिए ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करते हैं संक्रमण तत्व की, तो यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन हो गया, फिर लिथियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, फिर बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया और रेडियम हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से, इनको हम लोग इनको क्षारीय मृदा धातु या क्षार धातु कहते हैं इनको, ठीक है ना। और इन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं? इनको क्षार धातु, इनको क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं और इनको क्षार धातुओं के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, क्षार धातुओं के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है संक्रमण तत्व कौन सा है? देखो भाई, जो भी इधर S ब्लॉक है, इधर वाला P ब्लॉक आता है, बीच में D ब्लॉक आता है। तो D ब्लॉक में कॉपर भी आएगा, आयरन भी आएगा, मैग्नीज भी आएगा। तो यहाँ पे भैया डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग कौन सा तत्व कहते हैं? संक्रमण कहते हैं, ठीक है ना। ये डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण। तो ये वाला तो एस ब्लॉक का तत्व कौन सा है? कैल्शियम। तो कैल्शियम संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा भैया? यहाँ से राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा, क्योंकि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और डी ब्लॉक में कॉपर, आयरन और मैग्नीज दोनों तीनों आते हैं। अगर यहाँ से बात करें यस ब्लॉक में आपका कैल्शियम देखने को मिलेगा, तो कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्षार धातुओं के अंतर्गत आता है भाई। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? जेनेटिक्स रोग है, हीमोफीलिया, हैजा, क्षय रोग और मलेरिया। क्या मलेरिया ये आनुवांशिक है? मतलब आनुवांशिक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। क्या क्षय रोग, टीबी की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस, क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है? हैजा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता नहीं, लेकिन हीमोफीलिया जो होता है यहाँ पे भैया ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आनुवंशिकता की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हीमोफीलिया, आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? क्या बताएंगे आप लोग? कमेंट करके बताएंगे आप लोग मुझे, ठीक है ना। मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का पाचन करना, पाचन में सहायता करना, रक्त शर्करा के स्तर को कम करना, रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाना, प्रोटीन संश्लेषण करना। तो भैया यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? रक्त शर्करा के स्तर को कम करना। मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है रक्त शर्करा के स्तर को कम कर देना। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है,
तो यहाँ पर क्या बताएंगे, चक्री होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, नहीं, एक दिशीय प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है भैया, एक दिशीय होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए में कौन सा नाइट्रोसिल क्षार नहीं पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, एडिनिन हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा, साइटोसिन। यहाँ पर बात करेंगे यूरेसिल की, ठीक है ना। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता है, तो एडिनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन, यूरेसिल नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव किसके लिए लागू होता है, तो भैया देखियो डॉपलर प्रभाव जो होता है वो ध्वनि के लिए भी लागू होता है और प्रकाश तरंगों दोनों के लिए लागू होता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया मेरे, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे आप लोग। 43वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। कर लिफ्ट नीचे की ओर जी त्वरण के साथ जा रही है, तो लिफ्ट के अंदर रखी वस्तु का आभासी भार क्या होगा। देखो भाई, अगर आप लिफ्ट में हैं, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, तो आपको अपने भार का अनुभव नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका भार जो है एकदम शून्य समझ में आएगा जब आप ऊंचाई पर जाते हैं ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो चीजें अपनी ओर खींचता भी है, तो आपके भार का अनुभव होता है। लेकिन जब आप लिफ्ट में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होंगे तो आपका भार जो होता है वो क्या होगा भैया, शून्य हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल, ठीक है ना, या ड्यूटेरियम ऑक्साइड उपयोग में लाया जाता है क्यों, शीतलक के रूप में, शीतलक के रूप में, या ईंधन के रूप में, या नियंत्रक क्षण के रूप में, या मंदक के रूप में, या न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। आप लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा भाई मेरे, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे। तो यहाँ पर हम लोग टोटल क्वेश्चन करा चुके हैं भैया। चलिए, तो आपको क्लास कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग अगर जैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन की एक सीरीज बनाऊंगा। और 5 जून तक मेरा वादा है कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन करा दूंगा, और उसी क्लास से पूरे के पूरे हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन उसी क्लास से फंसने वाला है। तो हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, और क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। और कोई यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा उसका।